प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, उन चारों कालों में से जो पहला काल है आदिकाल, उसके नामकरण के संबंध में जो विभिन्न मत हैं, उन मतों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल जो है उसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसके अलग नाम भी देते हैं। इनमें प्रमुख मत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के पहले कालखंड आदिकाल के नामकरण की दिशा में जो सबसे पहला मत सामने आता है वो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी देने के लिए अपना ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 अध्यायों में हिंदी साहित्य की जो विशद सामग्री है उसका उन्होंने वर्गीकरण किया। हालांकि इस वर्गीकरण में न तो काल विभाजन का प्रयास था, न ही कवियों और उनकी रचनाओं को साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अर्थात केवल 12 अध्यायों में उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में जो भी उनकी खोज था, जो भी उनका अध्ययन था, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी आधार पर, इसी ग्रंथ के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कालखंड को नाम दिया चारण काल। चारण काल नाम देने के पीछे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का ये मत था कि इस काल में जो कृतियां उपलब्ध होती हैं उनमें ज़्यादातर कवि जो हैं चारण थे, इसलिए इस काल का नाम चारण काल किया जाना चाहिए, ये इनकी मान्यता थी। लेकिन जब हम इस मत की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल में केवल चारण कवि ही रचनाकार नहीं थे, या केवल चारण कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाएं ही नहीं मिलती हैं, बल्कि अनेक चारणों से इतर कवि भी मिलते हैं और उनकी रचनाएं भी मिलती हैं। तो इस आधार पर ये जो नामकरण है आदिकाल का चारण काल, ये सर्वथा उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। अब इस दिशा में दूसरा जो प्रमुख मत है वो है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उस मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास को विभाजित किया कालों में, और उन कालों का नामकरण भी किया। और उस नामकरण में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कालखंड को नाम दिया प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल नामकरण देने के पीछे मिश्र बंधुओं ने यह तर्क दिया कि यह जो काल था वो हिंदी भाषा और उसके साहित्यिक परंपराओं के प्रारंभ का, विकास के प्रारंभिक दौर का समय था, इसलिए उन्होंने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। अब जब हम इस मत की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल में अनेक ऐसे रचनाकार और अनेक ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियां सामने आती हैं जो अपनी विकास के प्रौढ़ रूप में थी। अर्थात उन साहित्यिक परंपराओं में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो उनका शुरुआती दौर था। इस आधार पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया प्रारंभिक काल नाम भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अब इस दिशा में तीसरा जो मत है प्रमुख, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी भाषा और साहित्य के बहुत बड़े आलोचक विद्वान हैं, उन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिया है। और वीर गाथा काल नामकरण देने के पीछे वो अपना तर्क देते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रारंभिक काल में जितनी भी रचनाएं मिलती हैं, जितना भी साहित्य मिलता है, उसमें से ज़्यादातर रचनाएं ऐसी थी जिनमें किसी न किसी ऐतिहासिक राजा या सामंत की युद्ध कौशल, उसकी वीरता, उसके साहस, उसके पराक्रम, उसकी यश गाथा का अतिशोक्तिपूर्ण शैली में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता था। और इस अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन में उस राजा की वीर गाथा को कहने का प्रयास किया जाता था। अतः उन रचनाओं को उन्होंने रासो काव्य कहकर संबोधित भी किया है। तो इन रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें
लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया ये जो नाम है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल, ये सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब आदिकाल की रचनाओं का विभाजन किया, आदिकाल के साहित्य का जब वर्गीकरण किया, तो उस वर्गीकरण में रासो काव्य जो कि वीर गाथा पर आधारित था, उससे इतर लौकिक साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य के रूप में भी अनेक ऐसी रचनाएं मिलती हैं जो कि रासो साहित्य से कहीं भी किसी भी स्तर पर कम नहीं है। तो इस आधार पर जब देखा जाए तो आदिकाल के लिए आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम वीर गाथा काल भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अगर हम आदिकाल में जो साहित्य उपलब्ध है उस उपलब्ध साहित्य में से किसी एक साहित्यिक परंपरा के आधार पर अगर हम नामकरण कर देते हैं तो दूसरी जो उस काल की जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनकी साथ ये पक्षपात होगा। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल नामकरण भी इस दिशा में उपयुक्त मत नहीं है। अगला जो प्रमुख मत है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है बीज वपन काल। बीज वपन काल यानी जैसे कि पौधा अंकुरित होता है तो वो अंकुरित होने का जो समय, बीज से जब अंकुर फूटता है, उस आधार पर इन्होंने नाम दिया आदिकाल का बीज वपन काल। अर्थात यह वो समय था जब हिंदी भाषा और उसका जो साहित्य है, उसकी जो साहित्यिक परंपराएं हैं, वो अंकुरित हो रही थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो मत है वो भी तार्किक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बीज वपन से तात्पर्य कि क्या ये हिंदी भाषा और उसकी साहित्यिक परंपराओं का अंकुरित काल था? अर्थात नहीं था, क्योंकि अनेक आदिकालीन रचनाएं हमें ऐसी मिलती हैं जिनमें कहीं पर भी नहीं लगता कि वो एकाएक प्रकट हुई परंपरा या साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध कराती हैं, बल्कि अनेकों रचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें किसी न किसी साहित्यिक परंपरा की प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। अर्थात एक विकसित साहित्यिक परंपराओं का दर्शन हमें उन रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इस आधार पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया गया नामकरण बीज वपन काल भी आदिकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला जो मत है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। जैसा कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में दिया, वैसा ही उन्हीं से साम्यता दिखाते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। और इसके लिए वो यही तर्क देते हैं कि इस काल में चारण कवियों की रचनाएं ज्यादा मिलती हैं, इसलिए इस काल का नाम चारण काल रखा जाता है। लेकिन जब हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो स्वयं वो भी अपने ग्रंथ में चारण रचनाकारों का जो रचना काल है वो 10वीं शताब्दी के बाद का बताते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आदिकाल के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा सुझाया गया चारण काल नाम भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इस दिशा में अगला जो मत है वो है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया है सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग। अब इस नामकरण में राहुल जी ने 2 आधार दिए हैं, पहला सिद्ध, दूसरा सामंत। सिद्ध से तात्पर्य कि आदिकाल में जो साहित्य मिलता है उसमें एक साहित्य सिद्ध रचनाकारों के द्वारा लिखा गया था, अर्थात सिद्ध संप्रदाय से संबंधित था, जिसके रचनाकार अधिकांशतः सिद्ध थे और उन सिद्धों ने अपने सिद्ध मत से संबंधित जो दार्शनिक मान्यताएं थी, जो उनकी आस्थाएं थी, जो उनके उपवास के, पूजा के, उनकी धार्मिक जो आधार थे, धार्मिक जो अवधारणाएं थी, उन्हीं का जो चिंतन था, उसको उन्होंने अपने सिद्ध साहित्य के अंतर्गत प्रकट किया था। तो एक तरफ सिद्ध, दूसरी तरफ सामंत। सामंत से तात्पर्य राहुल सांकृत्यायन जी का ये था कि आदिकाल में जो रचनाएं मिलती हैं उनमें कहीं न कहीं सामंती, किसी न किसी सामंत या राजा की प्रशंसा, उसकी स्तुति पर उसकी यश गाथा के रूप में अनेक ग्रंथ मिलते हैं। तो उस आधार पर डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल का नामकरण किया है सिद्ध सामंत युग। अर्थात एक तरफ सिद्ध साहित्य, दूसरी तरफ सामंतों की यश गाथा के रूप में, सामंतों की
चरित्र गाथा के रूप में, उनकी स्तुति पर ग्रंथों की रचना अधिकांश रूप में की गई। इस आधार पर उन्होंने इस काल को नाम दिया सिद्ध सामंत युग। तो जैसा कि हमने पूर्व मतों को देखा, उस आधार पर ही जब हम इस मत की व्याख्या करते हैं, इस मत की समीक्षा करते हैं, तो ये पाते हैं कि राहुल जी के द्वारा सुझाया गया जो नामकरण है आदिकाल का सिद्ध सामंत युग, ये भी समीचीन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सिद्ध और सामंत केवल दो पक्षों पर ही आदिकाल का नामकरण कर देना शेष साहित्यिक परंपराओं के साथ में अन्याय होता है। अतः इस दिशा में अगला जो प्रमुख मत है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के लिए नामकरण दिया है आदिकाल, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कालखंड का नामकरण आदिकाल जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। और अपने मत की समीक्षा के लिए वो स्वयं ये तर्क देते हैं कि आदि से तात्पर्य है शुरुआत, अर्थात ये जो समय था हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का, वो हिंदी भाषा के विकास का, हिंदी भाषा का और उसकी बोलियों के विकसित होने का दौर था। साथ ही हिंदी साहित्य की जो कृतियां थी, हिंदी भाषा की, पुरानी हिंदी की जो कृतियां थी, देश भाषा की जो कृतियां थी, उनके प्रारंभ का ये दौर था। उनमें उन साहित्यिक परंपराओं के प्रारंभ का दौर था, अर्थात अनेक ऐसी परंपराएं थी जो अपने शुरुआती दौर में थी। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के पहले कालखंड को नाम दिया है आदिकाल। और आदिकाल नामकरण देने से हिंदी साहित्य की जितनी भी चली आ रही परंपराएं हैं उनका समावेश इस आदिकाल नामकरण के भीतर हो जाता है। आदिकाल नामकरण अपने आप में व्यापक है और सभी साहित्यिक परंपराओं को, सभी साहित्यिक रचना और रचनाकारों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के पहले कालखंड को आदिकाल नाम देने का श्रेय जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और उनका जो नामकरण है वो ही सबसे उपयुक्त नाम इस दिशा में हमें मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा गया नाम अधिकांश विद्वानों के द्वारा सर्वस्वीकृत और सर्वसम्मत है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले काल को आदिकाल के नाम से पुकारा जाना सर्वथा उपयुक्त है, समीचीन है। धन्यवाद।